Hello and welcome on PanBuddy channel. I'm going to explain you your first chapter of business studies, evolution and fundamental of business. पूरा चैप्टर आपको बहुत स्पेशल स्लाइड्स के थ्रू क्लियर कराया जाएगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ऑल ऑफ यू आर टॉपर्स एंड गोइंग टू टॉप अगेन. इट्स माय विशेस. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और मुझे उम्मीद है कि पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी. तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर. चलिए फिर हम फटाफट से अपना कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं. आपका ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो है हिस्ट्री. जो ट्रेड की हिस्ट्री इंडिया के अंदर रही है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ये आपको पहले समझाया गया है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत मार्क्स का ये आता भी नहीं है. सिर्फ इसमें ये समझाया गया है आपको कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, कौन कौन से मेजर सिटीज थे जहाँ से ट्रेडिंग होती थी, मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इंडिया के क्या थे, और कैसे इंडिया में बिगेन हुआ री इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन सेक्शन 2 जो है आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से काफ़ी मार्क्स का आता भी है. तो पहले हम उसी को लेकर चलते हैं जिसमें पहले आपको क्लियर कराया जाएगा कि बिजनेस होता क्या है. जैसे आप हैं, अब आपने 10th पास कर लिया, अब आपने उसकी बुक्स जो है अगर वो सेल कर दी और कुछ पैसे अर्न कर लिए तो क्या आपने बिजनेस कर लिया है? वो आप उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं, वो आपका बिजनेस नहीं है. तो फिर एक्चुअली जो ये बिजनेस टर्म्स है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन जो है बिजनेस के वो क्या है, फिर डिफरेंस करेंगे हम प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में कि तीनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है. इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड्स को समझेंगे और फिर हम बिजनेस रिस्क जो है उन सबको डिस्कस करेंगे. तो इन सब पॉइंट्स को हम अभी क्लियर करते हुए चलेंगे. शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर. और एक बहुत ही इजी टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. और बिजनेस टर्म जो है वो कहाँ से आया है, तो ये हमने ड्राइव किया है पर बिजी से. बिजनेस क्या होता है, अपने आसपास आप कितने सारे बिजनेसेस को होते हुए देखते हैं. अडानीज का नाम आजकल कितना कंट्रोवर्सी में आया, फर्स्ट नंबर से वो सबके नीचे आ गए. अंबानीज को सभी जानते हैं. तो ये बिजनेसेस जो है क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, बिजनेस की जो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख कर जाने वाले हैं वो क्या होगी, कैसे आपके अच्छे से नंबर आएंगे, तो ये सब धीरे धीरे अभी आप अच्छी सुंदर स्लाइड्स के बल पर सीख जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं. तो बिजनेस जो है वो बिजी वर्ड से ड्राइव हुआ है. आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसमें आपको इंगेज रहना है, लगातार वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपको. कोई ऑक्यूपेशन आपको चाहिए करने के लिए, यानी कि आपको कोई काम करना है. तो ये जो आप बिजी रह रहे हैं, किस में रह रहे हैं, आपस में चैटिंग कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, तो क्या वो बिजी रहना है? बिल्कुल नहीं. बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि आपको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, आप अर्निंग करने वाले हैं. अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हैं. तो मेन जो आपका एम है बिजनेस का वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि आपको प्रॉफिट तो होना ही चाहिए. आप अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो है बिजनेस कर रहे हैं. अब इस बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, तो इन्वॉल्व है एक्सचेंज या परचेज. आप कहीं से सामान खरीद के बेच सकते हैं फायदे पर, या फिर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मोटिव क्या है आपका, अर्न करना प्रॉफिट और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना. तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, पहला तो आपको रेगुलरली इंगेज रहना है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो लगातार होना है. ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई छोटा सा काम कर लिया, मान लीजिए आपने किसी को पढ़ा दिया एक बार, या फिर आपने कुछ आपके घर में सामान था आपने उसको बेच दिया, आपको अर्निंग हो गई, तो वो बिजनेस हो गया? जी नहीं, आपको लगातार उसमें इंगेज रहना है. दूसरा पॉइंट आपको क्या हो गया, प्रोडक्शन कर सकते हैं, या आप सेल या परचेज कर सकते हैं. अर्निंग के लिए आप ये दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं. गुड्स की भी हो सकती है वो, लेकिन आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सर्विसेज प्रोवाइड करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं. फिर आपका टर्म क्या आता है कि आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना. हो गई आपकी पूरी डेफिनेशन कि बिजनेस मीन्स कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व है, लगातार आप उस काम को कर रहे हैं. कंटिन्यूटी जो है मेन चीज है बिजनेस की, कि आपको उसमें कंटिन्यूली उसको करना है. फिर उसको करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज कर सकते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपली आप जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, आपको प्रॉफिट अर्न होना चाहिए और कस्टमर्स की नीड को आप सेटिस्फाई करेंगे. हो गई आपकी पूरी डेफिनेशन कि बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with a motive to earn profits and satisfy customer
नीड। अब ये जो एक्टिविटीज हम करते हैं ये कितने टाइप की है, तो ये दो टाइप की है ह्यूमन एक्टिविटीज। एक तो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दो पार्ट में हम ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हैं, एक है आपकी नॉन इकोनॉमिक, दूसरी है इकोनॉमिक। अब फर्स्टली हम समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी क्या है, तो जिनको हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, मतलब लाइवलीहुड करने के लिए। जैसे कि आपके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं या मदर या फादर कोई भी काम कर रहा है, तभी तो आपकी फी भर रहे हैं, आपकी सारी जो भी जरूरत है उनको पूरा कर रहे हैं। तो जो हमारा लाइवलीहुड है, डे टू डे लाइफ है, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए। उसको अर्न करने के लिए हम कोई एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना। जैसे टीचर्स इन क्लास, आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, या फैक्ट्री वर्कर है कहीं काम कर रहा है, तो ये जो है एक्टिविटीज है जिनसे प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग हो रही है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब ये तीन तरीके की हैं। कोई प्रोफेशन आपके पास हो सकता है, यानी कि कोई डिग्री आपके पास हो सकती है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर हो सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं परफॉर्म कहीं अर्निंग करने के लिए, या फिर आप कहीं एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। जैसे स्कूल में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उनको भी क्या हो रहा है, आपका स्कूल पे कर रहा है, यानी कि उनको अर्निंग हो रही है। नॉन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आप करते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लीजिए आप कहीं मंदिर जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो उससे क्या कोई आपको अर्निंग हो रही है, नहीं हो रही है। आपको क्या हो रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ पैशन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपकी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपकी मदर है, वो कुकिंग कर रही है आपके लिए, अच्छा सुंदर बढ़िया सा खाना बना कर दे रही है। आपकी सिस्टर, आपको चोट लगे, उसने दवाई लगा दी अगर आपके, तो क्या उसे कोई अर्निंग हो रही है। तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अभी हम इन प्रोफेशन बिजनेस को डिटेल में और समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है हमारा बिजनेस, फिर प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों कैटेगरीज में हम रिकॉर्डिंग में अपना ये देख रहे हैं, देखिए, बेसिक, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को मैंने डिवाइड करके एक टेबल बनाया हुआ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में है। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर आप उसको शुरू कर रहे हैं तो फिर आप बिजनेस में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी होंगी। पहले तो आप डिसाइड करेंगे, डिसीजन करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या साथ में बिजनेस कर रहे हैं किसी के, और फिर आप सर्च करेंगे कि क्या डिमांड है, जो नीड है उसी से अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ही नहीं है आपके आसपास, अगर आप उसको शुरू करते हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपको पहले बिजनेस शुरू करना है, फिर उससे रिलेटेड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी होंगी, तब आप स्टार्ट करेंगे। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप सीए हैं तो आपको मेंबरशिप चाहिएगा आईसीआई का, यानी कि जो मेंबर बॉडी है यह जो कैटेगराइज करती है आपके एग्जाम वगैरह, उसकी आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा, तब आप सीए की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डॉक्टरी करते हैं तब भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। तो जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं, तब आप उस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो एम्प्लॉयर है उससे लेटर चाहिए, आपको एग्रीमेंट बनेगा, तब आप एम्प्लॉय होंगे। नेचर ऑफ वर्क, अच्छा, ये सब जो कैटेगरीज बनाई है हमने, इसमें जो चीज है वो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, तो वह है रिटर्न और रिवार्ड। यानी कि हम बिजनेस करते क्यों है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमारा मोटिव क्या है, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, वरना हमें क्या जरूरत है करने की। हम प्रोफेशन अगर है हमारा कोई, हम प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, तो हमारी एक पर्टिकुलर फी होगी जो हम चार्ज कर रहे होंगे, हमें उससे जो हमारी लाइवलीहुड है उसको पूरा कर रहे होंगे हम। और अगर हम कहीं एम्प्लॉय हैं तो हमें सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपके स्कूल में टीचर हूँ तो मुझे आपके स्कूल से एक पर्टिकुलर सैलरी हर मंथ मिल रही है, यानी कि मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। ये सभी काम हम क्यों कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं। ये सब क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो आपको याद रखना ही रखना, कुछ भी पांच आप इसमें याद रखिएगा और हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, मेन याद रखना है, रिवार्ड ऑफ रिटर्न, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, तो आपको पता है, या तो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज है, या कुछ आप प्रोवाइड करा रहे हैं सर्विसेज। इस तरीके का आपका कोई भी बिजनेस का नेचर हो सकता है। प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप पर्सनलाइज्ड
कुछ काम कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल है, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, और भी प्रोफेशन में आप स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, या फिर आप साथ में काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ जो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है कि आपने क्या किया हुआ है, उससे रिलेटेड वर्क जो है आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस के आधार पर दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप अभी भी इस समय भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अडानी का इंटरव्यू देखा था कि उसने सिर्फ 10th किया हुआ, 10th पास है और इतना बड़ा बिजनेस उसने खड़ा किया है। बिग नेम ही इज। एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो फिर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की नीड होगी, आपको एक्सपर्ट होना होगा, आपको अपनी फील्ड का, उस स्पेसिफिक फील्ड की आपको नॉलेज होनी होगी, तभी आप प्रोफेशनल हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, अगर वो आप फुलफिल कर रहे होंगे तभी वो जॉब आपको मिलेगा, तभी आप उस एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको पता है बिजनेस के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है नेचर और साइज पे कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, उसके हिसाब से। आप एक शॉप शुरू कर रहे हो या फिर कुछ छोटा ब्रांच शुरू, मतलब आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें लग रही है। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल हो कोई, तो एक लिमिटेड अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब अपने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप अपना एक पूरा शुरू करना चाहते हैं कि मैं अपना अलग से एक हॉस्पिटल बनाऊं, जैसे कैलाश हॉस्पिटल है पूरा, उसकी कई ब्रांचेस हैं, आप ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसों की जरूरत होगी। अगर आपको सिर्फ क्लिनिक खोलना है तो आपको कम पैसों की जरूरत होगी। जैसे आप लॉयर हैं, आपको अपना एक ऑफिस खोलना है तो ऑफिस के लिए आपको कुछ जगह चाहिए, आप रेंट पर भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, उस तरीके का आपको जो है पैसा उसमें लगाना होगा। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जाके जॉब कर रहे हैं और उसने पहले से ही ये सब कर रखा है, आपको सिर्फ मंथली इनकम मिलेगी। इसीलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको रेगुलर पे हर महीने मिलेगी। रिस्क किसका है? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं है। प्रोफेशन में भी आपके पास रेगुलर फीस आएगी, जो आपके पास आएगा, अगर उससे आपको कुछ भी लीगल जो है आपको नॉलेज आपने दी है तो आपको वो आपकी जो फी होगी वो पे करेगा। जबकि बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीन्स का आपने एक वो डाली है शॉप, और उसका जो भी आप डिजाइन मार्केट में ला रहे हैं, अगर वो आउटडेटेड हो गया, नहीं पसंद आया लोगों को, तो क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आप जो डिजाइन लेके आए वो बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो मैक्सिमम है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरी कोई शॉप है और मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं किसी को भी अपनी जगह पर बिठाकर जा सकती हूँ कि भाई 2 घंटे में मैं लौट कर आ रही हूँ, आप जो है मेरा ये काम जो है देख लीजिए। ट्रांसफर यहाँ पॉसिबल है, कुछ चीजों में हमें कुछ फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत होती है, लेकिन हाँ, हम कुछ समय के लिए किसी को भी बिठाकर जा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल है, अब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ कि मैं अपने बेटे को बिठा के चली जाऊँ कि भाई बेटा आप 2 घंटे बैठ जाइएगा और मेरे जो पेशेंट आएंगे आप उनको दवाइयाँ दे दीजिएगा। कितने सही हो जाएंगे उसमें और कितनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी तो प्रैक्टिस ही चली जाएगी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहीं एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं जॉब कर रही हूँ एक इंडस्ट्री में, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां अपने किसी रिलेटिव को, अपनी डॉटर को भेज दूं। मैं अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं किसी और को अपनी जगह पर वहां भेज दूं, ऐसा संभव नहीं है। जो बंदा क्वालिफाइड है, नॉलेज है, उसी को जॉब मिलता है, जिसके पास पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसी को ही एम्प्लॉयर रखता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड इन बिजनेसेस, लेकिन प्रोफेशंस में जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना होता है। जो भी नॉर्म्स दिए होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जैसे आपका स्कूल है या कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो भी नॉर्म्स वहां के होंगे उनको वहां के एम्प्लॉय को फॉलो करना होगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। जो भी टाइमिंग्स हैं या जो भी वहां के रूल्स हैं उन सभी को फॉलो करना होगा। क्लियर? चलिए हम फटाफट से समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हमने अगर बिजनेस शुरू किया है
या क्वेश्चन हमें आ रहा है करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पर, तो हम क्या क्या लिखेंगे? बहुत इजी है, आपको मैंने समझाया है। सबसे पहला टर्म क्या होता है? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग मनी, यानी कि हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस से हम क्यों कर रहे हैं भाई? हमें प्रॉफिट करना है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उससे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? अर्निंग मनी। यानी कि बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, हेंस इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी इजी, आप यूं फटाक से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन में ही कि रेगुलरिटी, यानी कि बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक नोटबुक एक्स्ट्रा खरीद ली, अपने साथ में जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैंने जाके सेल कर दी, तो मैंने बिजनेस कर लिया क्योंकि मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया, या जो भी है मैंने मतलब पैसे कुछ अर्न कर लिए, कमा लिए हैं। जी नहीं, तो फिर हमें क्या करना होगा? टू constitute a business there should be dealings in goods and services on regular intervals। ये जो वर्ड है रेगुलर, इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। Doing one single transaction does not constitute business. Selling your old books or furniture and purchasing a new one is not termed as business। Clear? तो दो पॉइंट हो गए आपके, फटाफट से आपको याद भी हो गए। वेरी इजी। फिर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो बिजनेस है, एंटरप्राइजेस है, उसमें कंजप्शन जो है, बिफोर द कंजप्शन प्रोडक्शन होगा। यानी कि सबसे पहली चीज क्या होगी? प्रोडक्शन टेक प्लेस होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? कि अब बिजनेस आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स और इट्स ओन और परचेज देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। यानी कि हम क्या कर रहे होंगे? या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज, या फिर कहीं से परचेज करके सेल कर रहे हैं, यही कर रहे होंगे ना? ऑन इट्स ओन, या परचेज देम फॉर प्रोड्यूसर्स एंड देन सेल देम टू एंड कस्टमर। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि फॉर क्रिएटिंग वैल्यू in their business there should be transfer or exchange of goods or services for value। Production of good for the purpose of personal consumption is not termed as business। यानी कि मैंने खुद अपने लिए, जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ा दिया, तो क्या वो बिजनेस हो गया? या मैंने अपनी बेटी को क्लास दे दी, है ना, तो मुझसे वो बिजनेस नहीं है। यानी कि मैंने खुद कोई चीज प्रोड्यूस किया और मैंने खुद ही कंजप्शन कर लिया है, तो वो बिजनेस नहीं है। क्या होगा? क्रिएटिंग वैल्यू, यानी कि मुझे उससे पैसा अर्न होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तब वो जाकर बिजनेस होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर पर्सनल रीजन के लिए नहीं है कि मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ और खुद ही उसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ, खुद ही कंजम्पशन कर ले रही हूँ, तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। मुझे उम्मीद है पूरे के पूरे आपको याद हो गए होंगे एज इट इज, और ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्निंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का, मैंने कई बार आपको बता दिया क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या एफर्ट करते हैं कि उनके जो है सफिशिएंट प्रॉफिट अर्निंग्स उनकी को होती रहे। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो इट्स नॉट सर्टेन कि जो आपका प्रॉफिट है जो बिजनेस से अर्न होने वाला है वो कितना होगा, और लॉसेस की पॉसिबिलिटी भी हमेशा होती रहती है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। यानी कि रिस्क फैक्टर जो है वो आपके पास हमेशा है। हर बिजनेस जो है वो एक्सपोज होता है सर्टेन रिस्क से, है ना। ये नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो हैंड टू हैंड आते हैं हर बिजनेस में, और आपको रिस्क भी लेना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। भाई कोई भी डिजास्टर हो गया, अभी जैसे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अगर आपकी शॉप है तो कोई भी कस्टमर उसके पास नहीं आ रहा होगा, तो क्या हो गया? ये एक नेचुरल फैक्टर हो गया कि भाई 2 दिन है, लॉस हो रहा है। ह्यूमन फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, आपकी कोई एम्प्लॉय है वो नहीं आया है उस दिन, या आपके पास जो वर्क फोर्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्रंच आ सकता है, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी होता है, कि जो लॉसेस की है उसकी पॉसिबिलिटी भी काफी हद तक रहती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है मार्केट स्टैंडिंग। यानी कि हर बिजनेस में गुडविल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टाटा है, उनका नाम सभी जानते हैं, बिटलाज है, एवरीवन नोज देयर नेम। तो उनकी क्या है? एक गुडविल है कि यहाँ से आप देखते हैं ना, ब्रांड नेम, आपने शर्ट खरीदी कोई, है ना, एक नॉर्मल आप मार्केट से लेके आए हैं, एक किसी ब्रांड की आप ले रहे हैं, तो वो आपको क्यों पसंद आएगी? क्योंकि उस ब्रांड की एक पर्टिकुलर गुडविल है, आपको फील होगा कि अरे भाई ये चीज मैंने ली हुई।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कंपीटर्स, क्या करना है आपको? बहुत सारे लोग सेम काम में लगे हुए हैं। अगर शर्ट्स का एग्जांपल हमने लिया, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो आप अगर खुद शुरू कर रहे हैं उसका ही एक बिजनेस, तो आप क्या करेंगे? अपने कंपटीटर्स से कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, स्टैंड आउट, अलग होना, इनोवेशन आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे आप और बेटर गुडविल के साथ अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो आपकी गुडविल अच्छी बनती है। यानी कि अगर आप रीजनेबल प्राइस भी दे रहे हैं, आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी गुडविल बनेगी ही बनेगी। तो हमको पहले अपने जो बिजनेस है उसको स्टैंड आउट करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और अपने आप को अलग स्टैंड आउट करना होता है। तो इस सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इनोवेशन की। यानी कि जो सेम चीजें मार्केट में आ रही है वही हम भी ला रहे हैं, तो कोई क्यों लेगा? इसका मतलब हमें कुछ मॉडिफाइज करना होगा, एक नया प्रोडक्ट लाना होगा, कुछ जो एग्जिस्टिंग है उनसे कुछ हमें नया करके दिखाना होगा। सरवाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि आप क्या अच्छा और बेहतर कर रहे हैं, जो आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए? बेहतर से बेहतर चीजें चाहिए, अच्छी से अच्छी चीजें चाहिए और कम दामों पे चाहिए। तो जो कंपटीशन है उसको आपको टैकल करना होगा, नए नए आइडियाज आपको लाने होंगे और इनोवेशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर अर्निंग प्रॉफिट तो मस्ट है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है रेफर करती है प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना पैसा लगाया है उसके अगेंस्ट में आप कितना कमा रहे हैं, वो है आपका प्रॉफिट। प्रोडक्टिविटी, इट्स अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। हर बिजनेस का एम क्या होता है? कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, है ना, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। अब बाबा रामदेव ने कितना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और आज उन्होंने अलग अलग स्कूल्स की ब्रांचेस भी खोल दी हैं और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर वो बन गए हैं। तो क्या किया उन्होंने? अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत एफिशिएंटली यूज किया है और आज वो एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे स्टैंड आउट करते हैं। इनोवेट किया उन्होंने। In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources। यानी जो भी आपके पास resources अवेलेबल हैं उनका बेस्ट से बेस्ट यूज करके आपको क्या करना है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। फिर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी हर बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसको फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर करना ही चाहिए। जैसे लैंड है, प्लांट है। आप कब तक, अगर आपने रेंट किया होगा तो आपको क्या करना होगा? बहुत सारे आपके खर्चे होंगे हर मंथ के, लेकिन अगर आपका खुद का प्लांट है तो वो आपके लिए क्या होगा? एक सेविंग हो जाएगी, है ना। तो आपको लैंड, प्लांट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है और फंड्स जो है एक्वायर करना ही होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब भी आपको उनकी यूज होगी आप एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हर बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए मस्ट है कि वो एक्वायर करे फिजिकल रिसोर्सेज को भी, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आप सभी कुछ रेंट पे या सभी कुछ आप कहीं से एक्वायर करके मनी को नहीं कर सकते, आपको खुद का भी वो स्टैंड कराना होता है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। अगर हमें समझ आता है तो काफी सारा चैप्टर हमारा इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसमें, इंडस्ट्री और कॉमर्स, और दोनों ही काफी बड़ा हिस्सा हमारे चैप्टर का है। तो आप इसे समझ लीजिए फटाफट से। दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? इंडस्ट्री, और फिर हमारा है ये कॉमर्स। यानी कि पहले आप चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, फिर आप उसको एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। अगर वो एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो फिर फायदा क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग का? तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम थ्री कैटेगरीज में रखते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आता है हमारा? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, आप अर्थ से जो निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिशरीज में है अगर तो फिश पॉन्ड से निकाल रहे हैं, टिम्बर आप लेकर आ रहे हैं फॉरेस्ट के साथ। तो ये सब आपका जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो किस में आता है? प्राइमरी के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। दूसरा जेनेटिक आता है, जैसे आप रियरिंग कर रहे हैं, है ना, फिशरीज, फिजिकल्चर है, तो या आप जो भी काउस है या जो ऐसा काम है आप कर रहे हैं, जैसे डेयरी फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, रियरिंग ऑफ प्लांट्स है, नर्सरी है, ये सब के सब आपका किस में आता है? एग्जांपल्स जेनेटिक में आता है। फिर हम आते हैं सेकंड इंडस्ट्री में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों की। दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्शन, जैसे रोड्स है, डैम्स है, रेलवेज है, तो हमें कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, नहीं चाहिए? तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो आपका किस में आएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। टर्सरी को जो है हमने फर्दर किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है, ये हमारा
इसमें फर्दर जो डिवीजन है वो नहीं है, यहीं तक हमने इसको रखा हुआ है। आगे हम चलते हैं अपना टर्शरी इंडस्ट्री। अगर आप समझना चाहें तो इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, यही सब चीजें आती हैं जहां आप प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको हम किस में रख देते हैं? टर्शरी में। अभी ये फर्दर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। फिर हम आते हैं कॉमर्स में। तो ये दो पार्ट में हमारा जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कहने को ये हाफ चैप्टर आपका पूरा अलग है, और ये कॉमर्स वाला चैप्टर जो है आपको वो अलग क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें आपका ट्रेडिंग दो तरीके का है, एक इंटरनल है, एक्सटर्नल है। भाई आपने सामान भेज बना लिया है, अब आप उसको एंड कस्टमर तक तो पहुंचाएंगे ना, तो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट में आता है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, होलसेल और रिसेल। जैसे अब आप जो है, आपको चाहिए कि 25 पेटी आपको किसी भी जो ऐसे शर्ट्स चाहिए, मान लीजिए आपकी शॉप है, आपको बल्क में चाहिए, कोई भी सामान है आपको बल्क में चाहिए। भाई आपके यहाँ कोई मैरिज है, आपको बहुत सारी साड़ीज गिफ्ट करनी है, तो आपको 50 साड़ीज चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? आप जाएंगे होलसेल मार्केट में, और होलसेलर के पास से जाके आप उस चीज को परचेज करेंगे, क्योंकि आपको एक बल्क में चीजें आपको परचेज करनी है। तो अगर ज्यादा मात्रा में हमें करनी है तो हम किसके पास जाएंगे? होलसेलर के पास, क्योंकि वो होलसेल में डीलिंग कर रहा है। अब आपको एक पेन खरीदना है, तो आप होलसेल की शॉप थोड़ी ना ढूंढेंगे, आप किसके पास जाएंगे? रिसेलर के पास। आगे हम इसको, जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, उसको हम डिवाइड करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट में। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आप समझते हैं, है ना? अगर आपने गुड्स जो है वो कहीं से बाहर से मंगाए हैं, या फिर आप बाहर भेज रहे हैं। एक आता है एंट्री पोर्ट, यानी कि मान लीजिए कोई दो कंट्रीज है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ठीक? और इन दोनों की ही आपस में नहीं पड़ती है, जमती नहीं है। अब ए जो है वो कोई चीज बहुत अच्छी उसके पास है, और दूसरे को वो चाहिए, लेकिन अब इन दोनों में तो आपस में क्या है? वॉर रिलेशन है ना? ये एक दूसरे के साथ संबंध इनके नहीं है, ये नहीं मंगा सकते। तो आप क्या करेंगे? आप एक एंटिटी है जो ए से वो चीज खरीदेंगे और बी को बेच देंगे। आपने कुछ बनाया नहीं, आपने सिर्फ क्या किया? आपने परचेज किया और सेल कर दिया, और उसमें आपको क्या हो गया? बेनिफिट तो आप लेंगे ही लेंगे, बिना बेनिफिट के तो बिजनेस होता नहीं है ना? आपको क्या करना है? बिजनेस का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। आप ये काम करेंगे क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे। तो आपने क्या किया? ए से लिया कंट्री से और बी को सेल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंट्री पोर्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पहले से पता है, एंट्री पोर्ट मैंने आपको समझा दिया। दो कंट्रीज में से आपने जो आपका गुड्स थे वो आपने पहुंचा दिया। इस तरीके की अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आता है एंट्री पोर्ट। फिर आता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आपको पता है ये चीजें क्या क्या होती हैं? बैंकिंग, सबसे पहले समझिए। भाई आपको कोई बिजनेस है वो शुरू करना है, तो आपको कहीं से पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो आप क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे। या फर्दर कोई लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको बैंक के पास जाना है, नहीं जाना? या इंश्योरेंस भी कराना है, बैंकिंग है। फिर आपने जो सामान है कहीं से मंगाया है, तो आपको एक वेयर हाउस चाहिए उसको रखने के लिए। फिर इंश्योरेंस होता है, तभी तो हम चैन से बैठ जाते हैं। आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए मेरा सोफे वगैरह का बिजनेस है, आग लग गई तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई बार होता है ना, जो लोग गद्दे वगैरह की बिजनेस करते हैं उनकी शॉप से बहुत आग लगती है, कुछ लोग तो कहते हैं कि लगवा भी देते हैं। तो क्या होता है? उनके पास इंश्योरेंस होता है, उनको पता होता है पैसा मिल ही जाएगा, है ना? तो इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से बैठे होते हैं। तो इंश्योरेंस भी कराना ही होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इधर से उधर माल भेजना है, नहीं भेजना है आपको, तो वो किस में आता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन में आता है। एडवर्टाइजिंग, अब आप देखते हैं टीवी पर लगातार कुछ ना कुछ चीजें आपको दिखाई जा रही होती हैं, और वो दिखाते ही रहते हैं। तभी तो अब मान लीजिए पिज्जाज है, इतने फेमस है, या फिर डॉक्टर की कंपनी की कुछ मैनीज वगैरह, वो लगातार आपको दिखाई जा रही है, तभी तो आपने को पता है उनके नाम। नहीं तो आपको पहले नहीं पता था कि ये चीजें हैं भी, एग्जिस्ट भी करती हैं। तो ये सब किससे हुआ? एडवर्टाइजिंग से। लगातार आपने वो चीजें देखी, और जितना ज्यादा आप देखते हैं उतना आप बाहर जाके शॉप पे जाके उस चीज को डिमांड करते हैं कि भाई वो वाली चीज दे दीजिए जो मैंने देखी थी। तो वो किससे हुआ? एडवर्टाइजिंग से। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कितनी आ गई हमारी? वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजिंग। तो ये सब कुछ बहुत आसान है। अभी हम इसको फर्दर डिटेल में स्टडी नेक्स्ट स्लाइड में
चार्ट फॉर्म में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, पर फिर भी लाइन बाई लाइन में एक बार और आपको समझा देती हूँ, मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो गया होगा आपको। तो इंडस्ट्री से चलते हैं। इट इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर डिवाइड करें तो हमारी कितनी कैटेगराइज है? प्राइमरी इंडस्ट्री। यहाँ पर हम किससे कंसर्न कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। यानी कि हमें डेवलपमेंट ऑफ प्लांट करना है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी है जेनेटिक। पहले भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप रॉ मटेरियल्स वगैरह अर्थ से निकाल रहे हैं तो वो है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि फार्मिंग, माइनिंग। और अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स की, जैसे कैटल ब्रीडिंग है, पोल्ट्री फॉर्म्स है, तो वो आपका आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। These industries are concerned with further processing of the material extracted at the primary sector। यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो आपने निकाला था उसको आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, नहीं करेंगे? जैसे आपने माइन किया, आप गोल्ड माइन कर रहे हैं, तो आगे आप उसको फ्रेश गोल्ड में तो कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो फिनिश्ड गुड में चीज को अगर आप ला रहे हैं तो वो किस में आएगा? आपका सेकेंड इंडस्ट्री में आएगा, जैसे माइनिंग ऑफ ओर। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सेमी फिनिश या फिनिश गुड बना रहे होंगे, वही मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है। आपको समझ आ गया उसके नाम से ही कि आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि गुड्स प्रोसेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके गुड्स बना रहे हैं। तो ये आपके कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं। फिर हम इस इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं फोर पार्ट्स। पहला आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? किसी चीज से, या जैसे क्रूड ऑयल लिया आपने, उसको पार्ट्स में तोड़ा आपने और अपने पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग अलग चीजें आपने बना ली। यानी कि बेसिक मटेरियल से आप अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स तैयार कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? टुगेदर ब्रिंग कर रहे हैं मटेरियल्स को, यानी कि आप अलग अलग जो या आप समझिए केमिकल्स को मिला के, जैसे पेंट इंडस्ट्री है हमारी, तो उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल्स को मिला के पेंट बना रहे हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री अलग अलग चीजें मिला के बना रहे हैं, यानी कि आप एक नया प्रोडक्ट कुछ चीजें मिलाकर बना रहे हैं। फिर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रॉ मटेरियल्स जो है तो उससे आप सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, भाई शुगर केन हमने लिया और आपने शुगर बना दी। ऐसे ही पेपर पल्प लिया, पेपर बना दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, थ्रेड्स लेके आप, कॉटन लेके आप कपड़ा बना रहे हैं। फिर आती है आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो है आप उनको जोड़कर कुछ बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब किस में आएगा? असेंबलिंग कर रहे हैं, या अलग अलग पार्ट्स को असेंबल ही तो कर रहे हैं। कार है तो पूरी कार एक साथ थोड़ी बनती है, अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, और उन पार्ट्स को जो आपने मैन्युफैक्चर किए थे असेंबल करना होता है। तो वो क्या हो गई? हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री हो गई। अब आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आपको मैंने समझाया था कि डैम्स है, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, ये सब अगर आप बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप इसको रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों इंडस्ट्रीज को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री, कि ये परफॉर्म करें, वर्क करें बिना किसी बाधा के, कोई हिंड्रेंस ना आए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, माल आप भेजेंगे नहीं भेजेंगे यहाँ वहाँ। फिर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट, बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है आजकल। जब तक आपको एडवर्टाइज करना नहीं आता ठीक से, आपकी चीजें सेल नहीं होंगी। तो ये सब किस में आता है? टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका शुरू होता है चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉमर्स। ये है आपका कॉमर्स। तो कॉमर्स में आपका क्या आता है? ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? यानी कि आप जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस कर रहे हैं वो किस एम से कर रहे हैं? प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ट्रेड। कॉमर्स में इंक्लूड करती है सारी एक्टिविटीज जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज में। इट्स आल्सो इंक्लूड activities that assist in removal of hindrance of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services। तो जो हमारा ये ट्रेड है, ये कैसे होगा? तो इस ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडर्स। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लोग उनको कर रहे हैं वो कौन है? ट्रेडर्स।
अब इसको फर्दर हम बाइफरेट करें अगर, तो एक होता है हमारा होम ट्रेड, यानी कि हम डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही इन्वॉल्व कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग, तो वो हमारा क्या हो गया, होम ट्रेड। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं, एक आती है लोकल ट्रेड, यानी कि आप लोकल एरिया में ही बाय और सेल कर लेते हैं, तो वो हो गया आपका लोकल एरिया। फिर आता है स्टेट ट्रेड, यानी कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में ही आपकी ब्रांचेस हैं, आप यहीं सामान खरीद रहे हैं, यहीं बेच रहे हैं, एक सिंगल स्टेट के अंदर अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो वो आपका हो गया स्टेट ट्रेड, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रेड में आप इसको रखें। फिर आता है नेशनल ट्रेड, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द स्टेट्स, अगर आप कई मल्टीपल स्टेट में, जैसे यहाँ से आप यूपी हरियाणा बहुत पास है दिल्ली से, वहां भेज रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रेड के अंदर आएगा। Foreign trade. It involves buying and selling of goods and services outside the domestic borders of a country. यानी कि अगर आप अपनी कंट्री से बाहर ट्रेडिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा फॉरेन ट्रेड्स में। फिर आता है इंपोर्ट, तो अगर आप परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्रीज है, तो आप जानते हैं वो किस में आता है, इंपोर्ट में आता है। अगर आप सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री, तो वो आपका किस में आ जाता है, एक्सपोर्ट में आता है। इंटरपोर्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दो कंट्रीज है, उनके रिलेशन आपस में बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन मैन्युफैक्चर करती है अच्छी बेटर चीज है, उनको लेंगे और उसको दूसरी कंट्री को सेल कर देंगे। तो इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू सम थर्ड कंट्री, वो क्या कहलाता है, हमारा एंट्री पोर्ट कहलाता है। वेरी इजी, ये आपका खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सुलरीज टू ट्रेड, यानी कि कौन हेल्प कर रहा है हमको अच्छे से ट्रेड करने में, कि हम बिजनेस स्मूथली अपना चला लें, बहुत अच्छे से कर लें उसको। तो पहला आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि हमने माल बना लिया, अब उसको यहाँ से वहां भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, तो एक प्लेस पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, वहां से जहाँ कंजप्शन होना है वो दूर है, तो वहां तक हमें भेजना है ना। कम्युनिकेशन जो है इनेबल करता है इजी इंटरेक्शन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो दूर है अगर, तो रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस जो है वो ड्यू टू प्लेस, वो उसको वहां से रिमूव करता है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू another and communication enables easy interaction by one party to the other। समझ आ गया आपको, भाई सिर्फ बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपने बना लिया है, फिर आपको वहां तक पहुंचाना भी तो है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो वो है हमारा इंश्योरेंस। मैंने आपको समझाया, इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है हमारी बिजनेस को, रिस्क है ना। तो किसी भी चीज से अगर मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, फ्लड आ गया, हमारी शॉप खराब हो गई, हमारा सामान डूब गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, अगर हमें लॉस हो गया है, तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है कि हम अपने जो भी बिजनेस है उसको हम इंश्योर करा लें, जिससे कि हमें पैसा मिल जाए, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जो है या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स जो है उनसे हम बच सकें, हमारा बिजनेस सेव रह सके। फिर आते हैं वेयर हाउसिंग, तो जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो भी तो आपको देखना है, नहीं देखना है, भाई आपने गुड्स बना लिए, मैन्युफैक्चर कर लिए, वेयर हाउस भी तो चाहिए आपको, तो हिंड्रेंस बचेगा, टाइम बचेगा, आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी चाहिए। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, आपकी सेल आज के टाइम में बहुत ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, एडवर्टाइजिंग से, बिना एडवर्टाइजिंग के आप सेल नहीं बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट टाइम। आप देखते हैं ना टीवी पर अलग अलग टाइप के, या फिर मोबाइल में हर जगह, और आपको रोड्स पे भी दिखाई पड़ते हैं एडवर्टाइजमेंट लगे हुए, तो क्यों हम अपने प्रोडक्ट की इतनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिससे लोग को वो दिखे कि हाँ ये चीज है और वो उसको परचेज कर सके, ठीक है ना। और उसके हम बेनिफिट भी समझाते हैं कि भाई इस चीज में ये है, चुटकी में चिपकाए, आपको कैसे पता कि भाई हाँ इस गम से अच्छे से चिपकेगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब मैंने आपको बिजनेस एम्प्लॉय और जो आप कहीं आप वर्क कर रहे हो प्रोफेशनल और एम्प्लॉयर में डिफरेंस समझाया था, तब भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा रिस्क जो है हमारा कहाँ रहता है, बिजनेस में रहता है। तो प्रॉफिट भी आपका सबसे ज्यादा है यार, जितने आप मेहनत करेंगे उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, बनी बनाई सैलरी तो है नहीं आपकी। तो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों ही हिस्सा है आपके बिजनेस का, और रिस्क क्यों हम लेते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा बेनिफिट हो सके। हर बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर लेता है, ये एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, है ना। और बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी रहती ही रहती है, डिग्री ऑफ रिस्क तो है ही है। क्या क्या रिस्क है भाई, नेचुरल कॉजेस,
अब जैसे 2 दिन से अभी बारिश हो रही है या फिर फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, तो इन सब चीजों पे जो हमारी नेचुरल चीजें हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, और हमको इन सब चीजों से हमें कभी कभी जो है लॉसेस हो जाते हैं। और आप कहा भी जाता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, यानी कि नो रिस्क नो गेन। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही लेना होता है, हर बिजनेस का ये हिस्सा है। अगर आपको कुछ रिवार्ड्स चाहिए तो आपको रिस्क लेना ही होता है। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन कॉजेज। जैसे कि आपने बहुत बिलीव किया किसी एम्प्लॉय पे, लेकिन उसने क्या किया, आपका जितने भी मेजर जो चीजें थी वो आपको दूसरे पर्सन को जाके बता दी जो आपका कंपटीटर है, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा कि नहीं होगा, है ना। या कोई एम्प्लॉय है वो चला गया है, पावर फेलियर हो गया है, डिसऑनेस्ट निकल गया आपका जो काम करने वाला था, तो ये सब क्या है, ह्यूमन कॉजेज है, इनसे भी आपको लॉस हो सकता है। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। भाई आप पहले वाले टीवी बेचते थे, है ना, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब दूसरे तरीके के आने लग गए, तो फिर क्या होगा, आपको दूसरा माल चाहिएगा नहीं चाहिएगा, तो अब लगातार जो है चीजें चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से अप टू डेट रखना होता है आपको। वेरिएशन आ रहा है टेक्नोलॉजी में हर समय, मेथड ऑफ प्रोडक्शन सब चेंज हो रहे हैं। एक चीज होती है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ये भी बहुत मायने रखता है, इसकी वजह से भी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर एक गवर्नमेंट से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो हर एक से बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी से अच्छे रिलेशन और बीजेपी से लड़ाई करके बैठ जाएंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो किसी की भी बन सकती है। तो अगर चेंज हो जाता है गवर्नमेंट में तब भी आपको लॉस हो सकता है। जैसे कोका कोला कंपनीज जो है और कुछ एक कंपनीज को 1971 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने यहाँ से इंडिया से बाहर भेज दिया था, तो उनको लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस का भी फर्क कभी कभी पड़ता है, या फिर प्राइसेस में चेंज आ जाए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, रबर बनाती थी यूपी में, लेकिन उसके प्राइसेस में जो है चेंज आया और उसको बहुत लॉस हुआ, और पूरी इतनी बड़ी कंपनी जो है वो बंद हो गई, चाइना से माल यहाँ आने लगा और प्राइसेस चेंज हो गए, और उनकी कॉस्ट उतनी निकल नहीं रही थी, तो उन्हें सारा का सारा इतना बड़ा सेटअप बंद करना पड़ा। टैक्स रेट भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। अदर कॉजेज क्या क्या होते हैं आपके, जैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा, ये सब जो आता है वो अदर कॉजेज में आता है। तो आपने यहाँ देखा कई सारे आपके रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी है। फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, यानी कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, मेरा मानना है सबसे पहले हम ये देखेंगे नीड किस चीज की है। आप कोई प्रॉब्लम अगर सोसाइटी की सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आपको पहले मुसीबत ढूंढनी है, यानी कि प्रॉब्लम ढूंढनी है, फिर आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बिजनेस करेंगे, उसका नेचर क्या होगा, फिर आपके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से साइज ऑफ बिजनेस क्या रखेंगे, कितने लोग उसमें काम करेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि वहां जहां आप हैं वहां की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले हमको नीड्स तलाशनी होती है अगर हमें सफल होना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस चीज की है उस मार्केट में जहां हम बिजनेस डालने जा रहे हैं, पहले हमें सर्वे करना होता है, नॉलेज इकट्ठी करनी होती है, तभी हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी किसी भी बिजनेस में हम जा सकते हैं, डिपेंड करता है हमें नॉलेज कहाँ की है, कितनी है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, डिमांड क्या है, कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। फिर साइज ऑफ बिजनेस, every person has to decide whether it wants to operate on a large scale or a medium scale। आपको तय करना होगा आप किस स्केल पे, आप बहुत बड़ा सेटअप एक बनाने जा रहे हैं या आप शुरुआत छोटी रखना चाहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड पे डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट और उसकी नेसेसरी कैपिटल दैट अ पर्सन हैज, एक बंदे के पास कितना पैसा है उस हिसाब से वो अपनी शुरुआत करेगा। If a person is optimistic about all the factors, that he can open up his business on a large scale and vice versa। अब डिपेंड करता है, बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और वो सोचता है कि मैं लार्ज स्केल पे शुरू कर सकता हूँ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है ना। तो साइज ऑफ बिजनेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसा शुरू करना चाहते हैं। फिर आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये एक दूसरा फैक्टर है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो आप लोकेशन देखते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि आप अगर मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो रॉ प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, तो इजी अवेलेबिलिटी आपको चाहिए नहीं चाहिए। फिर लेबर है, बैंकिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, मतलब आपका कितना पैसा इन सब में लग जाएगा फाइनल गुड्स आते आते, और उससे कुछ फायदा भी आपको होने वाला है या नहीं है। एनी मिस्टेक इन दिस कैन रिजल्ट इन हाई लॉस ऑफ बिजनेस। अगर आपने किसी भी इस एक चीज को ठीक से कंसिडर नहीं किया तो फिर आपका बहुत लॉस हो जाएगा। जैसे आपने बहुत अच्छा सेटअप भी बना लिया, सब कुछ आपकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन आपको वर्कर्स नहीं मिले कम पैसों में। मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप वर्कर हायर करेंगे, उसमें आपका बहुत सारा मनी जो है वो चला जाएगा। तो जब इतने सारे पैसे आपको खर्च हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको वहां प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो लोकेशन भी आपकी बिजनेस की आपको तय करनी। आपने सारा कुछ तय कर दिया, कितना बड़ा बिजनेस बनाना है, कहाँ बनाना है, सेटअप कैसे करना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग हमारी तैयार हो गई। अब इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें मनी चाहिए। बिना मनी के थोड़ी ना कुछ होगा। तो हर बिजनेस चलाने के लिए आपको चाहिए कैपिटल फंड्स। किससे मिलेंगे वो भी तो आपको देखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मम्मा देंगी, पापा देंगे, कहाँ से शुरू करेंगे बिजनेस, ये आपके पास है अपने पास। कैपिटल इज नीडेड हर एक्टिविटी के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, स्टॉक्स, मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, जो आपके रोज के खर्चे हैं, लिक्विड मनी, उसके लिए भी आपको चाहिए। फिक्स एसेट्स आपको लाने हैं, है ना, कितना बड़ा सेटअप लगाना है, आपको क्या करना है, तो आपके लिए क्या चाहिए, आप फाइनेंस चाहिए। फिर आती है फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट है, फिर कितनी साइज की मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, बिल्डिंग का साइज क्या होगा, कितना बड़ा आपको बिल्डिंग चाहिए, वो भी आपको कंसीडर करना होगा एक बिजनेस शुरू करने से पहले। यानी कि जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो आपके बिजनेस के नेचर और साइज को रिक्वायर करती हैं, वो सब आपको चाहिए, और उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए। फिर आता है कॉम्पिटेंट एंड कमेंडेटेड वर्कफोर्स। ठीक है, आपने तय कर लिया ये काम करना है, क्या आप अकेले कर सकते हैं, नहीं। हर बिजनेस चलाने के लिए आपको कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की जरूरत होती है कि स्मूथली आपका बिजनेस ऑपरेट कर सके। तो उसके लिए आपको अच्छे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। और जब आप एक स्टार्टअप कर रहे होते हैं तब तो आपको बहुत मेहनत करनी होती है, और एक बहुत अच्छे आपको एम्प्लॉयर का रोल भी अदा करना होता है, और बहुत एम्प्लॉयज अच्छे की भी जरूरत आपको होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग should be done for hiring employees at the right position and at the right time। और कॉस्ट भी आपको तय करनी होती है, किसको क्या सैलरी आप प्रोवाइड करेंगे। अब ये सब करने के बाद आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी होगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकलिटीज की भी नॉलेज होना जरूरी है। यानी कि गवर्नमेंट के कितने भी लॉस वगैरह हैं, यानी कि जो आपका टैक्स लॉ कहता है उसके हिसाब से आपको बिजनेस में टैक्स भी पता, जो आपका टैक्स आपके ऊपर लगेगा वो भी आपको देना होता है। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग इन एडवांस टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। यानी कि आपको इसका भी आपको सोचना होगा कि हमें टैक्स प्लानिंग भी कर कर चलना है। अब सारा कुछ आप कर चुके हैं, अब आपका क्या आता है, लॉन्च करना। यानी कि पूरी तैयारी हो गई है, अब आप बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, इन सब स्टेप्स के बाद आपको क्या करना है, बिजनेस बस शुरू करना है। अब आपको देखना है क्या ये पार्टनरशिप फर्म होगी या आप अकेले ही इसको करेंगे। यानी कि सोल जो आपकी प्रोप्राइटरशिप है वो है, या फिर आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, है ना। तो क्या आप करने जा रहे हैं वो भी आपको देखना है। अब आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आप इन सब स्लाइड्स की मदद से, जिसको मैंने आपको कराया है, कर सकते हैं। एक एक टर्म मैंने आपको क्लियर कराई है, प्रॉपर स्लाइड बनाया है। जितना आपका चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये फर्स्ट वीडियो था बिजनेस स्टडीज का, मुझे अब बहुत अप्रिशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, एनकरेजमेंट की आपके। तो प्लीज जो भी आपके कमेंट हो वो आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसको मैंने बहुत डिटेल रिसर्च करके बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी टेस्ट और एग्जाम में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।